After Boyle's law, we have Charles' law. Volume of fixed mass of gas is directly proportional to absolute temperature. Volume of fixed mass of gas is directly proportional to absolute temperature. At constant pressure. At constant pressure. So volume is directly proportional to absolute temperature at constant pressure. और जो यहाँ कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, V1 ओवर T1 इक्वल्स V2 ओवर T2. मेक इट क्लियर, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन केल्विन्स लिखना है आपने इसमें. जो रिलेशनशिप हम नॉर्मली क्वेश्चंस में हमें आइडेंटिफाई करनी होगी ना, वो ये हो. अब अगर इसमें वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट करें आप, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट करें, ये जो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का ये जो ग्राफ है बेटा, इसमें देख लें. वॉल्यूम इस बार हम वाई एक्सेस पे ले रहे हैं, क्यूबिक मीटर्स. टेम्परेचर सेल्सियस डिग्रीज में लेकर के ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं. स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा. ये एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये टेम्परेचर एक्सेस को -273.15 पे जाके मीट करेगा. ये एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद लाइन टेम्परेचर एक्सेस को किस पॉइंट पर जाके मिलेगी, -273.15. क्योंकि हम टेम्परेचर यहाँ सेल्सियस डिग्रीज में प्लॉट कर रहे हैं तो कुछ ये रिलेशनशिप बनती है. लेकिन अगर आप केल्विन्स में लेंगे तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होगी. ये जो सिंपल सा स्टेटमेंट है इसको कहते हैं चार्ल्स लॉ. अच्छा, तीसरा जो इसमें गैस लॉ है वो है प्रेशर लॉ. इसको आमतौर पर गै-लुसेक लॉ भी कहते हैं. pressure of a fixed mass of gas is directly proportional to absolute temperature. Absolute temperature at constant volume. Means pressure directly proportional to temperature, or pressure upon T equals constant. Again, the constant means P1 over T1 equals P2 over T2. ये रिलेशनशिप है. हाँ, अगर हम प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट करें, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, प्रेशर इन पास्कल्स, टेम्परेचर इन केल्विन्स, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से पास होगी. क्योंकि टेम्परेचर इस बार हम किस में ले रहे हैं बेटा, केल्विन्स में ले रहे हैं. सो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी ये है कि एब्सोल्यूट जीरो पर टेक्निकली देखा जाए तो गैस का प्रेशर जीरो हो जाएगा, पार्टिकल्स की मूवमेंट खत्म हो जाएगी, प्रेशर ऑफ गैस क्या हो जाएगा बेटा, जीरो. तो ये बेसिकली आइडेंटिटी है. एब्सोल्यूट जीरो पर प्रेशर ऑफ गैस क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा. इज इट क्लियर? अच्छा, जरा जिस तरह हमने इस ग्राफ में ग्रेडियंट आइडेंटिफाई किया था
ठीक है। इसी तरीके से इन ग्राफ्स में भी आप देखें ग्रेडियंट आइडेंटिफाई करें। जरा पहले इस ग्राफ को देख लें। इस ग्राफ में ग्रेडियंट क्या होगा? Gradient will be equals P upon T. Gradient will be equals P upon T. अगर आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं आप, कौन सी इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल्स एन आर टी और पी अपॉन टी कर लेते हैं, तो ये किसके हुआ? बराबर होगा एन आर अपॉन वी। एन आर अपॉन, तो हम कह सकते हैं ग्रेडियंट बराबर है किसके? एन आर अपॉन वी। सो द थिंग इज, चेक इट आउट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, आर मोलर गैस कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर जो रिलेशनशिप बन रही है वो क्या बन रही है? एग्जैक्टली exactly. ठीक है बेटा, तो क्या रिलेशनशिप है बेटा? एन आर अपॉन वी। एन और आर जो है ये कांस्टेंट है, तो जिस लाइन का ग्रेडियंट ज्यादा उसका वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। जिसका ग्रेडियंट कम उसका वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा होगा। बस ये रिलेशनशिप को आपने आइडेंटिफाई करना है, जैसा कि इस ग्राफ में। क्लियर हो गया पॉइंट? नेक्स्ट, आफ्टर प्रेशर लॉ वी हैव एन एक्सप्रेशन फॉर द एवोगैड्रोस लॉ। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या कम हो रहा है? देखिए, चार क्वांटिटीज हैं, एक वक्त में कोई दो फिक्स्ड हैं और दो का रिलेशनशिप, हर लॉ में ऐसा ही हो रहा है। दो क्वांटिटीज का रिलेशनशिप बता रहे हैं और दो को फिक्स कर रहे हैं। बॉयल्स लॉ में जिन दो क्वांटिटीज को फिक्स किया था वो था नंबर ऑफ मोल्स, और जिसको मैंने मास लिखा है, और दूसरी क्वांटिटी है टेम्परेचर। तो फिर जब ये दो क्वांटिटीज फिक्स होंगी तो वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप वो बनेगा जो बॉयल्स लॉ में बताया। एग्जैक्ट, ठीक है, क्योंकि हर गैस लॉ अलग अलग कंडीशन पर डिस्क्राइब्ड है। ये बॉयल्स लॉ रेस कर दूं बेटा? All right. After this, we have Avogadro's law. So, volume of gas is directly proportional to, yes, directly proportional to the number of moles at constant pressure and temperature. Temperature and pressure. जब तक गैस का टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स है उस वक्त तक वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशनशिप क्या है बेटा? डायरेक्ट है। दिस इज द रिलेशनशिप when or V upon n is equals constant. Similarly, you'll identify it as V1 over N1 equals V2 over N2. ठीक है, ये है रिलेशनशिप। नंबर ऑफ मोल्स कैसे सॉल्व करना है इसको जरा क्लियर कर लें, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स, हाँ नंबर ऑफ, हाँ दो एक्सप्रेशंस हैं नंबर ऑफ मोल्स। पहले मोल की डेफिनेशन, व्हाट इज मोल? डेफिनेशन ऑफ मोल, वन मोल is the amount of substance that contains or which contains as many, which contains
as many elementary entities, ये elementary entities को atoms या फिर molecules के लिए लफ्ज इस्तेमाल करें elementary entities, as there are atoms in 0.012 kilograms of carbon 12, ठीक है। कार्बन का एक आइसोटोप है कार्बन 12, कार्बन 12 के इस आइसोटोप के 12 ग्राम्स, ये 12 ग्राम्स का इक्विवेलेंट हमने किलोग्राम्स में लिखा है, 0.012 किलोग्राम मींस इट इज 12 ग्राम्स ऑफ एन आइसोटोप ऑफ कार्बन, दैट इज कार्बन 12। इसमें जितने पार्टिकल्स होंगे या जितने एटम्स होंगे, इतने एटम्स की तादाद को 1 मोल कहते हैं। इतने एटम्स, किसी भी सब्सटेंस के इतने एटम्स को हम क्या कहेंगे बेटा, 1 मोल कहेंगे। तो ये है डेफिनेशन बेसिकली। इसका एक सिंपल सा वर्जन क्या है डेफिनेशन में, बहुत आसान है। किसी भी सब्सटेंस के एवोगैड्रोस कांस्टेंट या एवोगैड्रोस नंबर जितने पार्टिकल्स को कहते हैं 1 मोल, राइट। ये हो गई डेफिनेशन। ऑल्टरनेटिवली, वैसे इसका ऑल्टरनेट नहीं है, डेफिनेशन तो यही है, डेफिनेशन ऑफ मोल, और it is the amount of substance which contains, it is the amount of substance which contains Na particles, कितने particles, yes, that's it। किसी भी सब्सटेंस के इतने पार्टिकल्स को आप क्या कहेंगे, 1 मोल कहेंगे, ऑलराइट। Na एवोगैड्रोस कांस्टेंट है, Na की वैल्यू क्या है, 6.02 इंटू 10⁻23 पर मोल। मोल इनवर्स इसका यूनिट है, ठीक है। मोल इनवर्स क्या है, इसका यूनिट है। और ये है एवोगैड्रोस कांस्टेंट, एवोगैड्रोस कांस्टेंट, ऑलराइट। अच्छा, अब ये तो हो गई मोल की डेफिनेशन। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे सॉल्व करने हैं, इसको आइडेंटिफाई करें। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स n से लेबल कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्व करने के लिए दो आइडेंटिटीज हैं, इट इज मास, yes, divided by molar mass of gas, yes, substance divided by molar mass, substance divided by molar mass। mass of substance को small m multiply by n, molar mass it is m। अब यहाँ पर small m क्या है, n क्या है और कैपिटल M क्या है। हाँ, small m is mass of one particle, n is number of particles, तो ये mass of substance हो गया, ठीक है। m is molar mass of substance। तो ये तीन आइडेंटिटीज में इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, इसके अलावा नंबर ऑफ मोल सॉल्व करने का ऑल्सो एन एक्सप्रेशन फॉर सॉल्विंग नंबर ऑफ मोल्स, number of moles is equals number of particles divided by Avogadro's constant। So there are two ways by which you can solve for the number of moles, एक है number of particles और एक है number of, ठीक है बेटा, एक in terms of number of particles, the ratio number of particles and Avogadro's number and Avogadro's constant, and the second thing is number of, it is mass of substance divided by molar mass। ये दो
मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं जिससे नंबर ऑफ मोल्स सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक दो पहले एग्जांपल्स देखें कि गैस लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। चार्ल्स लॉ, ऑलराइट, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। ठीक है, चलो। हो गया। अच्छा बेटा देखें, टू कंटेनर्स, एग्जांपल्स हैं ये। एग्जांपल नंबर वन, two containers connected by a pipe of negligible volume with a valve. The volume of one container is it is 200 cubic centimeter. It is 300 cubic centimeter. Two containers are connected by a pipe of negligible volume. Two containers are connected by a pipe of negligible volume. Initially, the gas is confined in 300 cubic centimeter container at pressure P and valve is closed. Initially, when the valve is closed, a gas is confined in 300 cubic centimeter container at pressure P. ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर लेंदी है इसका, लेकिन आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। व्हाट विल बी द प्रेशर व्हेन valve is opened? ठीक है, what will be the pressure when valve is opened? Option A, it is 2p upon 3. Option B, it is 3p upon 2. Option C, it is option D, it is हाँ भाई, none of these. Real quick, पहले बताएं
कंडीशन कौन सी लॉ की है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बोयल्स लॉ, ठीक है। विच वन इज द करेक्ट आंसर? हाँ भाई, एक मिनट, बी। हाँ भाई, और जल्दी बताओ, आप बताओ। समझ ही नहीं आया, माशाल्लाह। हाँ भाई, बी। ऑलराइट। अच्छा देखें बेटा, अब आज मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, ये सवाल दिया ही इसलिए था, और सवाल इसीलिए दिया था कि ये मैं आइडेंटिफाई कर लूँ कि आप लोगों को ये बॉयल्स लॉ की कंडीशन वो तो याद है आप, लेकिन मसला क्या है, आप सवाल सही नहीं पढ़ रहे ना। पाइप का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, कंटेनर का नहीं है। अब मेरी बात सुने, आप लोग समझ रहे हैं कि फाइनल वॉल्यूम 200 है। भाई फाइनल वॉल्यूम 200 कैसे है बेटा? मैंने लिखा वॉल्व ओपन, ओपन कर दिया तो अब गैस दोनों कंटेनर्स को ऑक्यूपाई करेगी ना। हाँ, कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा V2। वी आप लोगों में मैंने इसलिए ये दोनों ऑप्शन शुरू में रखे ताकि फौरन से आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाए, उन दोनों में से कोई एक पिक कर ले, क्योंकि आप में से मेजॉरिटी ये समझ रही है कि फाइनल वॉल्यूम जो है वो 200 हो गया ना। फाइनल वॉल्यूम 200 थोड़ी हुआ, वॉल्व ओपन कर दिया, दोनों कंटेनर्स में गैस मूव कर सकती है। तो जब दोनों कंटेनर्स में गैस मूव कर सकती है, इसका मतलब वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ? 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब बताएं, अब इसके मुताबिक कौन सा सही है ऑप्शन? इट इज डी, यस, इट इज डी। ठीक है, क्लियर हो गया? कंफ्यूजन है इसमें? तो बेटा देखिए, कंडीशन को अच्छा सा आपने समझना है, क्वेश्चन में क्या कंडीशन या क्या रिक्वायरमेंट दी हुई है। नेक्स्ट बेटा देखें, P1 it is P, V1 it is 300, V2 it is 500 and P2 सॉल्व करना है। सो P2 इक्वल्स P1 V1 अपॉन V2। वॉयल्स लॉ रीअरेंज कर लिया तो देखें क्या आंसर है। 3P अपॉन 5C कैसे? अरे तो बेटा 3P अपॉन 5, हाँ तो क्या आंसर है? तो ये लोग सी कह रहे हैं, वो आप लोग फिर सी कह रहे हैं। आपको क्या सॉल्व करने का कहा? इनिशियली गैस किस कंटेनर में लिखा हुआ है ना, किस कंटेनर में? 300, और प्रेशर क्या उस वक्त? P है उसका। ठीक है, जब वॉल्व खोल दिया तो अब गैस दोनों कंटेनर्स में को ऑक्यूपाई करेगी, तो अब फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ऑलराइट, आइडियल गैस इक्वेशन। इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। अच्छा, अगर हम इन गैस लॉस को कंबाइन करते हैं तो फिर ये इक्वेशन ऑफ स्टेट बनेगी PV इक्वल्स nRT, जिसमें R है मोलर गैस कांस्टेंट, where R is what? Molar gas constant. The value of R is 8.31, वैसे तो 4 भी है लेकिन हम 8.31 लेंगे, जूल्स पर मोल पर केल्विन, जूल्स पर मोल पर केल्विन, द वैल्यू ऑफ R।
अच्छा, दो वेरिएंट्स हैं आइडियल गैस इक्वेशन के। एक है वेरिएंट ये रहा जो कि कॉमन है, दूसरा वेरिएंट क्या है, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है। इफ यू introduce number of moles as number of particles divided by Avogadro's constant। अगर आप इसमें नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो फिर R upon NA, yes it is Boltzmann constant, it is what, yes K, it is Boltzmann constant, it is Boltzmann constant R upon NA, और K की वैल्यू है 1.38 10 रेज टू पावर -23। ठीक है, क्लियर हो गया। K is R upon NA, K is what, R upon NA, तो ये बन जाएगा NKT। ये क्या बन जाएगा, सो PV इक्वल्स NKT। ये दोनों आइडियल गैस इक्वेशंस हैं। जूल्स पर केल्विन, इसका यूनिट क्या है, जूल्स पर मोल पर केल्विन था, इसका यूनिट है जूल्स पर केल्विन सिर्फ। ठीक है, तो ये हैं दो इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशंस आइडियल गैस इक्वेशंस कहलाती हैं। दो वेरिएंट्स हैं इसके, एक है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स और मोलर गैस कांस्टेंट, और एक इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आमतौर पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को कांस्टेंट फॉर वन पार्टिकल भी कहा जाता है, कांस्टेंट फॉर वन पार्टिकल भी कहा जाता है। अच्छा, अब व्हाट इज मीन बाय एन आइडियल गैस एंड हाउ रियल गैसेस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होती है और कब रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। हाँ, वो भी वो तो एक अलग चीज, ये साइड रेस करूंगा जी। हाँ ठीक है, ठीक है, चलें एक मिनट। आइडियल गैस, a gas that follows equation of state, that's it। आइडियल गैस क्या है, a gas which follows equation of state PV equals nRT at all the values of pressure, for all the values of pressure, volume and temperature। वो गैस जो कि इस इक्वेशन को फॉलो करेगी तमाम प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम की वैल्यूज पर, उस गैस को आप क्या कहेंगे, आइडियल गैस कहेंगे। दैट्स अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन टू द आइडियल गैस। व्हेन रियल गैसेस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, ये जस्ट एक अलग है कॉन्सेप्ट, इसको समझ लीजिएगा। रियल एट लो टेम्परेचर या लो प्रेशर, हाँ, एट लो प्रेशर and high temperature, at low pressure and high temperature the density of real gases becomes too low, so that separation between particles becomes too large। ठीक है, गैस की डेंसिटी लो हो जाएगी रियल गैस की, और सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स लार्ज हो जाएगी कि पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस अप्लाई नहीं करेंगे, तो रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। राइट, रियल गैसेस behaves like
एन आइडियल गैस। रीजन क्या है? रीजन मैं अलग से लिख देता हूं। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगी। रीजन, रीजन यहां लिख रहे हैं। एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर the density of real gases becomes too low and the separation between particles becomes too large so that the particles exerts no force on each other ठीक है। पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, डेंसिटी लो हो जाएगी, पार्टिकल्स के दरमियान सेपरेशन बढ़ जाएगी, फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए इन्हें हम किस तरह ट्रीट करेंगे? फिर इस रियल गैस को आइडियल गैस की तरह ट्रीट करेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ आइडियल गैस आर कंसिडर्ड आइसोलेटेड। ठीक है, आइडियल गैस के पार्टिकल्स क्या माने जाते हैं? आइसोलेटेड। The particles of ideal gas are considered isolated and ideal gas is considered atomic gas. Ideal gas को हम आमतौर पर क्या लेते हैं? Atomic लेते हैं। And ideal gas is considered atomic gas. आइडियल गैस के पार्टिकल्स को क्या लेंगे? आइसोलेटेड। और आइडियल गैस जो है वो अज्यूम करेंगे क्या है? एटॉमिक गैस है। अब आइसोलेटेड एटम्स हो गए ना, मतलब आइडियल गैस एटॉमिक है, पार्टिकल्स को आइसोलेटेड कर रहे हैं, तो आइसोलेटेड एटम्स क्या होते हैं? ये लास्ट पॉइंट है आज के लिए। हाँ, मुझे अंदाजा हो गया था तुम लोगों की मूवमेंट से। नहीं नहीं बेटा, मुझे आइडिया है, आप लोग भी खाना ना नहीं खाया? अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये बुरहान के ऊपर कौन डालता? चलो भाई, आइसोलेटेड एटम्स, आइसोलेटेड एटम्स क्या है? व्हेन सेपरेशन बिटवीन एटम्स इज टू लार्ज, एटम्स के दरमियान सेपरेशन बहुत ज्यादा हो, कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को नेबरिंग एटम के चार्जेस की वजह से कोई फोर्स ना लगे, तो ऐसे एटम्स क्या कहलाते हैं? आइसोलेटेड एटम्स कहलाते हैं। ठीक है, व्हेन सेपरेशन between atoms is too large so that the electrons in an atom does not experience forces due to charges in the neighboring atoms, in the neighboring atoms,
ये जो फोर्सेस एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को नेबरिंग एटम के चार्जेस की वजह से फोर्सेस नहीं लग रही, ये वो फोर्सेस हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉज है। अब जब ये नहीं लग रही तो इट मींस के एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। सो आइडियल गैस के एटम्स में या एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। ये है असल पॉइंट। आइडियल गैस के पार्टिकल्स की सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, आइडियल गैस के पार्टिकल्स के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस सिर्फ किसको कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी ना होने का सबब क्या है? ये रहा, ये रीजन है कि आइसोलेटेड एटम्स हैं, और आइसोलेटेड एटम्स कब कहलाते हैं? जब एटम्स के दरमियान फासला ज्यादा हो, इतना ज्यादा हो कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को नेबरिंग एटम के चार्जेस की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फोर्स ना लगे, तो ऐसे एटम्स क्या कहलाते हैं? आइसोलेटेड एटम्स कहलाते हैं। इज इट क्लियर? दैट्स नाइस, थैंक यू वेरी मच। इसको स्टार्ट कर दो।